कि हमने कल क्या फर्दर ऑन क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन ड्राइव की थी। मैं साथ साथ एवरीथिंग आई रिवाइज कराता जाऊंगा एंड देन एंड में हम लोग प्रेशर की इक्वेशन करेंगे एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ जंप करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले इस इक्वेशन को ड्राइव किया था, W इज इक्वल्स टू P इंटू डेल्टा V। वी टुक हेल्प फ्रॉम द इक्वेशन के प्रेशर किसकी इक्वल होता है, सॉरी फोर्स किसकी इक्वल होती है, प्रेशर इनटू एरिया के, एंड जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है फोर्स इनटू डेल्टा डी के। बट पुटिंग दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन वी गॉट A इनटू डेल्टा डी एंड A इनटू डेल्टा डी इज इक्वल टू चेंज ऑफ वॉल्यूम। सो हम यहां से इस इक्वेशन पे आ गए थे। फिर हमने इसके हिसाब से डिस्कस किया था कि जब वर्क इन सॉरी हीट इन एंड वर्क आउट होता है तो हमारे पास इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एज पर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंड इफ क्यू जो है वो आउट होता है एंड वर्क जो है वो इन होता है, इट्स कंसिडर्ड एज नेगेटिव इन लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताया था कि whenever is heat is entered in the system it increases its internal energy plus some work is done on the system by the system, sorry। ठीक हो गया। Then on the basis of first law of thermodynamics we discussed two parts which were isothermal and adiabatic। isothermal क्या था हमारे पास, अली? सर अली हेलो। क्लास में नहीं है। How do we define isothermal process, Arham? It's the process in which the temperature remains constant. या जब हम कांस्टेंट हीट देते हैं टू द सिस्टम एंड टेम्परेचर को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इफ अली हैज लेफ्ट द मीटिंग, प्रोसेस को हम लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया था कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस वो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर जो है सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। कल हम लोगों ने इक्वेशंस ड्राइव किए थे जिसके अंदर वो डिस्कस्ड अबाउट कि इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट दैट मींस कि Q कांस्टेंट है, एंड व्हेन Q इज कांस्टेंट दैट मींस डेल्टा U भी हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो वहां से Q किसके बराबर आ जाएगा, W के इक्वल आ जाएगा। Q वुड बी इक्वल टू W। दिस इक्वेशन टेल्स अस कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, आइसोथर्मल जो है इक्वेशन है। एंड द सिस्टम जो सिस्टम की हीट है वो जो रहती है कांस्टेंट रहती है। एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, व्हेन नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, उसमें हमारे पास क्या होता था कि Q का फैक्टर 0 हो जाना था और U किसके इक्वल हो जाना था, माइनस W के, या W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U के इंटरनल एनर्जी हमारे पास डिक्रीज हो रही है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। दोनों केसेस में हमारे पास जो है वैल्यू नेगेटिव होती है। सो आफ्टर दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी हो गया, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस भी डिस्कस हो गए, वर्क डन भी हो गया। सो 16.2 टॉपिक जो है हमारा सिलेबस का कवर अप हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, उन्होंने हमें डिस्कस किया है इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी एंड स्टेट फंक्शंस के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। इंटरनल एनर्जी क्या होती थी हमारे पास, सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट अ सिस्टम पोजेस। तो सिस्टम के पास हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी होती है। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स प्योरली जो है दे डिस्कसेस अबाउट द गैसेस, ठीक है। when it comes to gases have both kinetic energy and potential energy। kinetic energy is very easily justified कि kinetic energy कैसे सिस्टम होल्ड करता है। how do you justify the system has a kinetic energy, Arham? The how do you movement, justify that? because when the gases move, Because particles जो हैं always in a state of motion होते हैं, they free to move होते हैं, वहां से justify हो जाते हैं कि kinetic energy जो है सिस्टम की exist करती है। how do we explain कि उसके पास potential energy भी होती है, सिस्टम के पास गैसेस के पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है? how do you justify that?
ताहा, टू द नेक्स्ट पार्ट जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनल एनर्जी के सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे एग्जिस्ट कर रही होती है। सो काइनेटिक एनर्जी तो सिस्टम के पास एग्जिस्ट कर रही होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि पार्टिकल्स का मोशन कॉन्टिन्यूअस होता है, दैट इज व्हाई। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द बॉडी बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑलवेज एट सम पोजिशन फ्रॉम द सर्फेस, सो ड्यू टू दैट दे हैव पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली उनकी पोजीशन या हाइट की वजह से होती है ना। तो अगर वो मुसलसल जो है दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, so they are at a certain position in the container, so due to that they have potential energy. So sum of kinetic energy and potential energy is defined as the internal energy. अब internal energy like temperature and pressure जो है वो हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन है, दैट इज की सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, इसके अलावा कोई और चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे पास। और इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमने प्रूव भी किया था। ठीक है, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप तो डायरेक्ट बनता ही बनता है, और कल हम लोगों ने इसको भी वैलिडेट किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। अब अगर हम लोग इसको बिल्ड करें विद दैट ऑफ ओ लेवल्स, तो हमने अक्सर ओ लेवल में जो बातें कही थी मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि हम उनको जस्टिफाई भी करेंगे यूजिंग द इक्वेशंस के इफ आई एम सेइंग दैट कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी आपस में कांस्टेंट है, दैट मींस के उसको हम बाय फॉर्मूला भी जो है वो वैलिडेट कर सकते हैं। वी हैव द जो है उसकी कोई ना कोई इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। कल हमने जब काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर को किया था, किसी को कोई इशू, सबको क्लियर था वो पॉइंट? Yeah. अली, जी सर। ताहा, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का जो कल हमने इक्वेशन की थी क्लियर हो गई थी? जी अब चलते हैं। सो आवर इंटरनल एनर्जी वाला पोर्शन भी कवर अप हो गया है। मैंने सिलेबस सिर्फ इसलिए ओपन किया हुआ सो दैट यू कैन रीड कि अंडरस्टैंड दैट इंटरनल एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट ऑफ द सिस्टम, वो स्टेट फंक्शन जो मैंने आपको बोला वो, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ random distribution of kinetic energy and potential energy associated with the molecules of the system. Relate a rise in temperature of an object to an increase in internal energy. First law of thermodynamics में भी इस चीज को डिस्कस कर लिया, एंड काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर से भी जस्टिफाई कर दिया कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का क्या है हमारे पास डायरेक्ट लिंक है। नेक्स्ट चले। Yes. ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट पार्ट में स्टेट द बेसिक कंजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पहला पॉइंट क्या था हमारे पास? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम्स। जो साइज ऑफ एटम इज मच स्मॉलर देन द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि एक फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि ये कॉन्टिन्यूसली कोलाइड करते हैं विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एंड ये एक दूसरे के ऊपर अप्लाई फोर्स करते हैं सिर्फ तब व्हेन दे विल कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। इसके और क्या हमने पॉइंट, सो दिस वाज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस की थी। आज का हमारा मेन टारगेट ये है कि हमने इन दो इक्वेशंस को कैसे प्रूफ करना है। बाकी हम ये इक्वेशंस कर चुके हैं, PV is equals to Boyle's law, NKT वाली इक्वेशन एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब हम लोग कर चुके हैं इन द प्रीवियस सेक्शन। ओके, आज हमने सिर्फ ये जस्टिफाई करके PV is equals to 1/3 MnC स्क्वायर, यहाँ पे अभी उसने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया 2 को,
2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद m को इनसाइड लेके जाते हैं, सो 1/2 mc स्क्वायर बनता है। c को हम कहते हैं चूंकि ये वेलोसिटी है, तो 1/2 mv स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के। तो यहां से हमारे पास वो आता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्लियर सी बात है। कल हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, मीन वैल्यू। अगर हम उसका स्क्वायर रूट ले लें तो क्या बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, या आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। दिस पार्ट इज क्लियर्ड एज वेल। कल हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किया था, PV इज टू NKT को प्रूफ किया था, PV इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कल सारे लॉस किए थे। डू वी हैव एनी इशू इन दैट? No. किसी को कोई इशू है तो प्लीज। ओके, एंड एवोगाड्रोस नंबर और ये कल चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, एंड बेसिक यूनिट्स को भी कल डिस्कस कर लिया हुआ था। ओके, थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर और हीट का क्या डिफरेंस होता है, ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या एक और डेफिनेशन भी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज टेम्परेचर। इस टेम्परेचर और ये काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर से हमने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। हीट क्या होता है, हीट क्यों ट्रांसफर होती है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। अगर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हमारे पास टेम्परेचर वो हीट भी ट्रांसफर नहीं होगी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है कि व्हेन टू बॉडीज इन कांटेक्ट विद ईच अदर हैव इक्वल टेम्परेचर। जैसे एक बॉइलिंग वाटर को हम लोग उसमें ऐड करें तो क्या होता है, किसमें ऐड करें? अगर हम एक बॉइलिंग वाटर एक नॉर्मल वाटर को मिक्सअप करते हैं तो दे विल कम इन थर्मल इक्विलिब्रियम बाय, जो हीटेड वाटर होगा वो अपने टेम्परेचर क्या करेगा, लूज करेगा, और रूम टेम्परेचर वाटर टेम्परेचर क्या करेगा, गेन करेगा। बाय लूजिंग एंड गेनिंग द हीट जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आएंगे। सो थर्मल इक्विलिब्रियम इज व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स हैव reach to the same temperature by increasing or decreasing their respective temperatures, वो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। जो टेम्परेचर स्केल्स होते हैं हमारे पास कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर स्केल्स बताइएगा। Celsius, Kelvin, Fahrenheit. सेल्सियस टू केल्विन था, एंड Fahrenheit as well. और मैंने आपसे कहा था कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और उनके फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा। Yep. अच्छा, केल्विन टू सेल्सियस तो हम लोग जाते हैं, केल्विन टू सेल्सियस हम क्या कहते हैं, डिग्री C + 273। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जाते हैं 9/5 सेल्सियस + 32। ठीक है, और अगर हम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जाना हो तो इसी को रीअरेंज कर देंगे 5/9 × TF - 32। सो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हम ऐसे जाते हैं, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वी यूज दिस फॉर्मूला, दिस इज 9/5 इनटू टेम्परेचर इन डिग्री C सेल्सियस, और ये है
केल्विन टू डिग्री सी। अगर डिग्री सी से केल्विन में जाना हो, सॉरी केल्विन से डिग्री सी में जाना हो तो इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे। ये मेरा एक पेंडिंग काम था, ये भी मैंने अब आपको बता दिया हुआ है। ये टेम्परेचर स्केल में रहते हैं। अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट्स याद है ना? क्या होते थे अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट्स? आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की भी। अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट्स भी नहीं पता क्या? अरे बात कर रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। अरीब की आवाज आ रही है? अरीब की आवाज बहुत कम आ रही है, वो 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस कह रहा है। हाँ, अब 100 डिग्री सी एंड 0 डिग्री सी जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर जो है, इनको फिक्स पॉइंट्स होते हैं। बाकी वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज याद है ना आप लोगों ने जो ओ लेवल्स में पढ़ी थी, कि जब हम थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या होता है जिसकी प्रॉपर्टी को देख के हम लोग जो है टेम्परेचर का अंदाजा लगाते हैं। हम मरकरी को यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं, सो फॉर्थ एंड सो ऑन। एंड एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है अली? 0 डिग्री व्हाट इज सेल्सियस, एब्सोल्यूट जीरो? बल्कि माइनस लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो कि हो सकता है। -273 is considered as absolute zero. एब्सोल्यूट जीरो। एंड एट दैट पॉइंट ऑल काइंड ऑफ मोलिकुलर मोशन क्या हो जाते हैं हमारे पास? सीज हो जाते हैं। और रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? जीरो। और सुपर कंडक्टर्स भी, दे आर सर्टेन कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है एट सर्टेन टेम्परेचर्स इन केल्विन। और लेकिन ऑब्वियसली सुपर कंडक्टर्स अगर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग उनकी वैल्यूज को उसके रिस्पेक्टिवली जो है वो अटेन करेंगे। एक सेकेंड होल्ड करो। कि हाउ टेम्परेचर स्केल तक हमारी बात हो चुकी हुई है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कल भी हमने डिस्कस की थी, क्या फॉर्मूला होता है उसका? वो Q over mass times delta T. सबसे पहले हमारे पास आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड सॉरी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। वो इक्वल होता है एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी ओवर टेम्परेचर की इक्वल होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो इक्वल होता है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। इसमें जो C होता है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। सो C को रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? E ओवर M डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा को डेल्टा T से भी डिनोट कर सकते हैं, E को Q से भी डिनोट कर सकते हैं। सो आई एम राइटिंग दैट हियर that small c is equals to q over m delta t। q over m किसको शो करता है? सॉरी, q over t किसको शो करता है? हीट कैपेसिटी को। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी इक्वल होती है? हीट कैपेसिटी ओवर मास के। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन? The amount of It's heat the energy energy required, आगे, to convert unit mass of solid to liquid without सॉलिड टू changing लिक्विड जो होता है temperature. वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है एट फिक्स टेम्परेचर। और मेल्टिंग पॉइंट का टर्म भी यूज किया जा सकता है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड वेपराइजेशन होता है जब हम लिक्विड से किस में जाते हैं? गैस में जाते हैं। तो लिक्विड वो क्या होता है? वेपराइजेशन होता है हमारे पास। दोनों में हमारे पास जो है वही रहता है। सो डेफिनेशन इनकी इंपॉर्टेंट है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। मैं इसको टाइप ही कर देता हूँ क्योंकि वी कैन राइट इट एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टू, या मेल्ट भी लिख सकते हैं, टू मेल्ट यूनिट mass of
ice to liquid at its melting point. Similarly, is known as latent heat of fusion. देन है ये स्टार्ट वाला सारा क्वेश्चन वही रहेगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट की बजाय बॉयल आ जाएगा, टू बॉयल यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू गैस at its boiling point. ये वेपराइजेशन होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों के फॉर्मूला सेम ही होते हैं। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसको भी हम जिस फॉर्मूला से करते हैं, Q इज इक्वल्स टू ml, LV लगा देंगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बन जाएगा, Q इज इक्वल्स टू mLF लिख देंगे तो हमने जब थर्मामीटर्स के बारे में, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर का सारा पर्सपेक्टिव वो बेसिकली डिपेंड इसी पे करता है कि हमने टेम्परेचर मेजरमेंट करनी कैसे है। इफ यू गाइज रिकॉल योर O levels चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 11, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, 9 में हम लोगों ने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पढ़ी थी, 10 में हमने टेम्परेचर मेजरमेंट्स किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे आपके सिलेबस में से लेटेंट हीट्स निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लेटेंट हीट्स हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। और 11 क्या था कि हम एनर्जी ट्रांसफर कैसे करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हमने से बहुत से पैरामीटर्स हम दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन लेट्स गेट बैक टू थर्मोमीटर, जो अभी बात चल रही थी। थर्मोमीटर्स को हम लोगों ने जब डिस्कस करना है, क्योंकि ये मेन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारी उसके अंदर। सो थर्मोमीटर्स के अंदर हमें कैपिलरी ट्यूब को माइंड में रखना है। कैपिलरी ट्यूब बेसिकली सेंसिटिविटी को डील करती है। सेंसिटिविटी क्या होती थी हमारे पास? अली, अरहम, अरीब, कोई भी जवाब दे सकता है। सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर मींस क्या होता है? कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना उसकी वो हाँ, कितना हाउ ऊपर जाएगा। फास्ट it could respond to temperature change. एंड कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर और सेंसिटिविटी का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायमीटर ऑफ द बोर, कैपिलरी ट्यूब आपने मैथ्स में पढ़ी हुई है ना, सॉरी केमिस्ट्री में कैपिलरी ट्यूब्स पढ़ी हुई होंगी। जब आप पेपर 6 करते हो वहां पे आप कैपिलरी ट्यूब्स को एक्सपेरिमेंटेशंस में यूज भी करते हो। थिन ग्लास ट्यूब होती है हमारे पास। यार अगर कुछ भी नहीं आता ना तो एटलीस्ट नो बोल दो, ताकि मैं वो चीज भी बता सकूं, लेकिन चुप करके मत बैठे रहो। हाँ सर, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ता। हाँ, केमिस्ट्री तुमने सारी जिंदगी नहीं पढ़ी हुई ना। डायमीटर ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब एंड सेंसिटिविटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर डायमीटर बिगर होगा तो सेंसिटिविटी जो है, सॉरी, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। डायमीटर स्मॉलर, सेंसिटिविटी बिगर, डायमीटर बिगर, सेंसिटिविटी स्मॉलर हो जाएगी। और सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि हाउ फास्ट इट कुड रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस जो हमारे पास आएंगी उसके अंदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज थर्मोमीटर में होती है बल्ब। बल्ब
जो नॉर्मली जो एक मेटालिक बल्ब देखते हो ना थर्मोमीटर के अंदर, जो अटैच टू द थर्मोमीटर के साथ, ये वो वाला बल्ब। अब इस बल्ब की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अगर ये गुड कंडक्टर होगा तो गुड कंडक्टर का काम क्या होता है कि वो, अब बेसिकली ये बल्ब ही है जो हमारी बॉडी के साथ जो है वो क्या आता है, कांटेक्ट में आता है, या किसी भी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है। इस बल्ब के थ्रू कैपिलरी ट्यूब को क्या होता है, टेम्परेचर मैयर होता है। और वो बेसिकली टेम्परेचर मैयर कैसे होता है, वही जो बताया था, पता नहीं अरहम ने या वो, कि जो मरकरी का राइज होता है या मरकरी की जो लेंथ होती है जब कैपिलरी ट्यूब में चेंज होती है, अगर वो इंक्रीज होगी दैट विल शो के इंक्रीज इन टेम्परेचर है, अगर वो डिक्रीज होगी तो लेंथ जो है वो डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर को शो कर रहा होगा। लेकिन बेसिकली ये बल्ब अटैच होता है इस कैपिलरी ट्यूब के साथ, तो इस बल्ब के थ्रू हीट एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो रही होती है। अब सवाल यहां से शुरू हुआ था कि हाउ अ थर्मोमीटर मेजर्स अ टेम्परेचर। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास ये जो बल्ब है, ये इट कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस, या जो भी सब्सटेंस है जिसका ऑब्जेक्ट का हमने टेम्परेचर जो है सब्जेक्ट के साथ आता है। अब ये इसके पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, शेयर करेंगे विद दैट ऑफ द बल्ब। अब जब बल्ब के साथ बल्ब एक्सचेंज करेगा वो किसके साथ, मरकरी के साथ। मरकरी का वर्ड मैं यहाँ पे यूज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज यू आर फेमिलियर विद दिस। नॉर्मली हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। अब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये बल्ब के थ्रू अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे किसके साथ, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के साथ। इवेंचुअली इस लिक्विड की, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस की और सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। एट दिस पॉइंट देयर वुड बी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होगी दैट पॉइंट विल बी नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। When the kinetic energy of both the systems, one which is measuring the temperature and the second whose temperature is to be measured, becomes equal, तो at that point we call it thermal equilibrium। और उस टाइम पे जो लेंथ ऑफ द लिक्विड होती है, जो लिक्विड इन द थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस की जो लेंथ होगी, दैट विल टेल अस द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसको फर्दर ऑन डिटेल में हम मजीद, मैं दोबारा रिवाइज नहीं कराऊंगा कि कैसे थर्मोमीटर जो है टेम्परेचर मेजर करता है। यस वी विल डिस्कस कि थर्मोमीटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं विच वी जो है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो आप लोगों ने मे भी पढ़ी भी हो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि सिलेबस से आउट हो चुका था, तो वो तमाम चीज़ें मोस्टली बच्चों ने जो थी वो दे फॉरगॉट एवरीथिंग। बट एनी हाउ हम इसको फर्दर ऑन दोबारा करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वापस उसके ऊपर, सिलेबस के ऊपर। थर्मल इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्लियर हो गया सब बच्चों को? जी जी सर। अरीब, जी सर। टेम्परेचर स्केल्स मैंने बता दिया कौन कौन से होगा, डिग्री सी, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। केल्विन का आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो कैसे होता है, डिग्री सी प्लस 273। अब हम लोग यहाँ पे बाकी टेम्परेचर स्केल्स भी पढ़ेंगे कि कैसे हमने डिग्री सी से वापस केल्विन में कैसे जाना होता है। सॉरी, ये तो था ना कि डिग्री सी से केल्विन में कैसे जाते हैं। अब हमने जो है वो फ़ारेनहाइट टू डिग्री सी और ये टेम्परेचर स्केल्स भी पढ़ेंगे। व्हेन इट्स द राइट टाइम हम उसको भी डिस्कस करेंगे। वो फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगा फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो ये देखो उन्होंने पहले बताया हुआ है, अंडरस्टैंड अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट वेरीज विद टेम्परेचर। वही थर्मोमीटर के अंदर हम लोग थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस की बात जो करते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, इसका मीनिंग क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल बताओ जिसके थ्रू आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। conductivity. ओके Boiling point. ओके, हाँ नहीं, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी थ्रू विच यू कैन से कि वेदर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हाँ तो इनके बॉडी में मेल्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती। आपकी आवाज बहुत बहुत मम्बल्ड सी आ रही है, इट्स नॉट मैं कह क्लियर। रहा हूँ कि इनके बॉइलिंग और ये जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती नहीं, substances की। फिजिकल प्रॉपर्टी है थ्रू विच यू कैन विजुअलाइज एंड टेल के वेदर दैट इज इट और नॉट। जैसे चेंज ऑफ कलर हो गया,
चेंज ऑफ कलर से हमें आइडिया हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा जब आप कोई बॉडी हीट अप हो रही होती है तो वो क्या हो जाती है, ग्लो करने लग जाती है, रेड सा कलर एमिट करना स्टार्ट कर देती है। जी। और इसके अलावा हम डेंसिटी चेंज से भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर डेंसिटी चेंज हो रही है दैट मीन्स टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हम जो है एक्सपेंशन रेट से भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि फिजिकली कुछ चेंज आ रहा है जिसके थ्रू, जैसे हम थर्मोमीटर के अंदर किस चीज को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, व्हाट डू वी विजुअलाइज? Length of the substance. थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, ठीक है। उसमें मरकरी को हम लोग यूज करते हैं और मरकरी का थ्रेड जब चेंज होता है तो वहां से हमें अंदाजा होता है कि ओके टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है किसी किस्म का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकली व्हाट वी सी के उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है। जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल ओ दी भी हुई है सामने माशाल्लाह, वैसे आप में से किसी ने देखी भी नहीं, मैंने भी नहीं इवन देखी। डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस, और ये उनकी रिस्पेक्टिव दी हुई है। थर्मोकपल याद है हम लोगों ने पढ़ा था अरीब? जी थर्मोकपल क्या करता था, टेम्परेचर चेंज को वोल्टेज के अंदर शो करता था। सही है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या कहा है कि थर्मोडायनामिक स्केल्स, यही जो मैंने आपको बताया, डिग्री सी, केल्विन और फ़ारेनहाइट, उनके टेम्परेचर के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे और हम लोग एब्सोल्यूट जीरो को भी डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट जीरो इज बेसिकली 273.15 केल्विन टेम्परेचर is known as the absolute zero. At that point the particle motion becomes to zero. जो हम पढ़ते, जो हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में पढ़ा था ना कि एवरीथिंग इन अ स्टेट ऑफ मोशन एट एवरी टाइम, 273.15 केल्विन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर जहां पे आके मॉलिक्यूलर मोशन बिल्कुल क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। दैट इज नाउ द पार्टिकल इज नॉट वाइब्रेटिंग और मूविंग एट एनी पॉइंट, और उस पॉइंट पे आके रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, जीरो। और उस पॉइंट पे आके हमारे पास आते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर का टर्म यूज सुना है कभी? सुना नहीं। हुआ है। व्हाट कम्स टू योर माइंड के सुपर कंडक्टर्स क्या होंगे? Something very good at conducting. Yeah, बहुत अच्छे and कंडक्टर। once given the energy they will not lose it, they will hold it. But अभी तक सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो सिर्फ लेबोरेटरी बेसिस तक ही हैं। मतलब जिसको आप एक टर्म यूज होगी, हम आगे जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के अंदर, सेल्फ परपेचुएटिंग सिस्टम। सेल्फ परपेचुएटिंग सिस्टम्स वो होते हैं कि वंस गिवन एनर्जी वो अपना काम खुद से खुद करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो चूंकि ये चीज पॉसिबल फिजिकली इस वजह से नहीं हो पाती क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा एग्जिस्ट करती है, और जहां पे रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है वहां पे एनर्जी चेंजेस होते हैं हमारे पास, और एनर्जी इवेंचुअली बिकम्स टू वेस्ट। तो हम थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है हमारे पास। ओके, ठीक है। Right. फिर मैंने ना ये सब चीजें पहले इस वजह से बताई ताकि बाद में ये ना बोलो कि सर देख देख के पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा स्टूडेंट है जो बार बार इस बात पे जज करेगा हमें। मैंने इस वजह से पहले बता दिया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट्स को हम दोबारा पढ़ेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से यूर फेमिलियर, क्या फॉर्मूला होता है, किसी को याद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? MC डेल्टा C equals Q over MC. हाँ, MC डेल्टा T। यस, एक वाहिद फॉर्मूला था जो अरीब को हमेशा याद रहता था। सही। बट दैट्स नॉट बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल होती है हीट एनर्जी ओवर मास इनटू डेल्टा थीटा। और हीट कैपेसिटी किसकी इक्वल होती है, हीट एनर्जी ओवर टेम्परेचर। तो अगर इनके हम फॉर्मूलाज लिखें तो हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और वो Q ओवर T से डिनोट करते हैं, या E ओवर T भी लिख सकते हैं। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है, E इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। तो यहाँ से C किसके इक्वल आ जाता है, E ओवर M डेल्टा थीटा। अगर आप देखो तो यहाँ से E ओवर डेल्टा थीटा, यानी ये जो डेल्टा थीटा है ना उसको डेल्टा T से भी डिनोट कर सकते हैं, ये चेंज ऑफ टेम्परेचर को शो कर रहा होता है।
अगर अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से रिलेट करें तो क्या हम ये देखो E इंटू डेल्टा थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है? हीट कैपेसिटी की इक्वल होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी ओवर मास। ये रिलेशनशिप आप दोबारा पढ़ोगे, ये आपने उसमें भी पढ़ा था, ओ लेवल्स के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है। ठीक है। और लेटेंट हीट्स ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशंस भी हम लोग करेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। मुझे लग रहा है मैंने इसी तरीके से पूरा थम टेम्परेचर ही खत्म करा देना है, फिर एंड में आके कहूंगा कि खुद ही रीड कर लो। एनी हाउ स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटीज याद है क्या होती थी? Yeah. क्या होता था? Amount of energy needed to turn the object or substance into gas. Yes, the amount of heat energy required to change an object from its solid to liquid solid to liquid में जाएंगे तो वो हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी एट अ फिक्स टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और अगर लिक्विड टू गैस जाएंगे तो वो लेटेंट हीट ऑफ सॉरी वेपराइजेशन वो होती है जब लिक्विड टू गैस जाते हैं, एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है जब सॉलिड टू लिक्विड जाते हैं। एनी हाउ हम इसको डिटेल में करेंगे और इनके फॉर्मूलाज को भी करेंगे, इनकी डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है। एंड वो एंड माय डियर अरहम एंड अली साहब, जब टेस्ट हो रहा होता है ना तो जो पूछा जा रहा होता है ना वो 20 दफा भी रिपीट हो रहा होगा ना, तो आपने उनके आंसर्स लिखने हैं। क्लियर? सर वो ये डेफिनेशन बार रिपीट बार पूछने हैं तो हम नहीं, कुछ नहीं होता, हार्ड 2 कर दफा देते ही हैं सर। पूछ रहे थे, सिर्फ 2 दफा ही पूछा था उसको। ठीक है। 15 और आ गया। आप दोनों ठीक। टाइम पे ना अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन रिपीट है तो दोनों दफा एक डिफरेंट डेफिनेशन लिखें, क्योंकि मैं हर दफा आपको एक से ज्यादा डेफिनेशन बताता हूँ हर एक चीज की। सही है। Okay. अच्छा, अब नेक्स्ट आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट जिसमें केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे मुझे, क्योंकि मुझे तो ये आता नहीं है। सो अली विल टीच अस द मोल। केमिस्ट्री में जो हमने पढ़ा था Na, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। क्या होता है? 6.02 × 10⁻23 एटम्स। कैसे हम मोल टू किलोग्राम्स एंड किलोग्राम्स टू मोल्स जाएंगे, वो सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे, खैर नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, अली पढ़ाएंगे हमें। तो मोल को हमने एज अ बेस यूनिट भी पढ़ा हुआ था एएस के अंदर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर आपको याद हो, जिसका यूनिट क्या होता था? मोल। और उसको हम किससे डिनोट करते थे? एन से। डू यू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स? Yeah. ये अरीब, अरीब एएस में तो नहीं चलनी पड़ी ना सर। केमिस्ट्री? नहीं। लेकिन ये मोल्स पढ़ा हुआ तुम लोगों ने केमिस्ट्री में ना, तो ड्रामा नहीं चलेगा वहां पे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमें अंडरस्टैंड करवाएगा कि हमने जो बातें की थी ना कि प्रेशर इज इक्वल्स टू, प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर से, टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है काइनेटिक एनर्जी से, वॉल्यूम का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर से, एंड इन टर्न्स काइनेटिक एनर्जी से। मोल्स के अंदर हम ये रिलेशनशिप्स को एक्चुअली प्रूव करेंगे बड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन से। ठीक है, जिसमें पहले हम प्रेशर की इक्वेशन निकालेंगे, और जो कि डेरिवेशन अगर आप लोग कहोगे मैं करवा दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। तो एक सेकंड होल्ड करना बच्चों। हम प्रेशर की इक्वेशंस पढ़ेंगे कि प्रेशर बेसिकली इक्वल होता है 2/3 NOV इंटू काइनेटिक एनर्जी। फिर यहाँ से हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कहाँ पढ़ा था हमने? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कौन सा लॉ था ये? बॉयज का। Boyle's law. बॉयल, शाबाश, बॉयल्स लॉ जाएंगे यहाँ से। बेसिकली हमें ये क्वेश्चन याद करनी है। अब मुझे नहीं पता कि ये उन्होंने उसमें दी होगी कि नहीं, आई गेस दी होती है डाटा चार्ट में, जो आप लोगों का फॉर्मूला वाला होता है ना, उसमें वैसे ये दी होती है। लेकिन एनी हाउ विल ड्राइव दिस इक्वेशन, देन फिर हम ये लॉ प्रूव करेंगे बॉयल्स, और फिर हम ये लॉ प्रूव करेंगे V इज
और ये इन सबको प्रूव करने के लिए हम PV is equals to nRT का हेल्प लेंगे एंड दिस लॉ इज नोन एज गैस लॉ। और यहाँ पे R हमारे पास क्या होता है, जनरल गैस कांस्टेंट, जिनकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जो आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी वहां पे। डिपेंडिंग अपॉन यूनिट्स इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, पढ़ा हुआ है ना ये सब कुछ? ये वैल्यू जी। पड़ी है 8.31। हाँ 8.31 Constant. जाउल्स पर केल्विन। अगर हम वो यूनिट्स रखते हैं जाउल्स पर मोल इनटू केल्विन रखेंगे तो 8.3। अगर हम उनके यूनिट्स को चेंज करेंगे तो वो, तो आइडियल गैसेस के अंदर हम ये सब रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे कि हाउ दीज लॉज आर अप्लाइड। फिर ये वही क्वेश्चन हमने भी आपको बताई कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ये देखो ना, यहाँ से रिलेशनशिप काइनेटिक एनर्जी क्या आता है, तो ये उसने वही बताया हुआ है। हम ये सब कुछ प्रूव करेंगे। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है K इज इक्वल्स टू R ओवर Na, जनरल गैस कांस्टेंट ओवर मोल, एवोगाड्रोस नंबर भी हम इसको कहते हैं, Na एवोगाड्रोस नंबर होता है हमारे पास। तो ये सब वैल्यूज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ये रिलेशनशिप्स आएंगे सारे, 2/3 MnC स्क्वायर, C हमारे पास मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। ये पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास ये बताता है कि हम लोग जो है हीट कैन ओनली बी एक्सचेंज अगर हमारे पास सिंक एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी अगर हमारे पास हीट एक्सचेंज सिर्फ तभी होती है जब हमारे पास टू टेम्परेचर रिसोर्स सोर्सेस प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो ये तमाम चीजें जो है हम इवेंचुअली जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टार्ट का पोर्शन जो है चैप्टर के अंदर, अगर मैं अब आपको चैप्टर की तरफ लेके जाऊं तो ये हमारी कोर्स बुक है जिसके चैप्टर नंबर 19 से स्टार्ट हो रहा है हमारा टेम्परेचर का थर्मल फिजिक्स का सारा काम। ठीक है, ठीक है। Yeah. तो अगर मैं आपको चैप्टर से दिखाऊं तो चैप्टर के अंदर उन्होंने स्टार्ट में डिस्कस की में चेंज ऑफ स्टेट, जो प्लीज बेयर मी द पेन कि मुझे ये ना मजबूर करना कि मैं अब आपको चेंज ऑफ स्टेट्स पढ़ाऊं दोबारा से, वरना मैंने कसम से स्क्रीन से निकल के आगे चपेड़े लगा देनी है सारों को अगर मुझे ये कोई कहेगा कि ये डिस्कस कराएं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एवरीथिंग। अरीब को तो मैं जेन्युइनली लगा सकता हूँ क्योंकि वो मेरे पास ही होता है, बाकियों को तो मैं किसी तरह अरेंजमेंट करा ही लूंगा। जो हीटिंग कर्व्स एंड कूलिंग कर्व्स होते हैं, क्या होते हैं हीटिंग कर्व्स एंड कूलिंग कर्व्स? अली, हीटिंग कर्व बताओ क्या होता है? सर वो दिखा रहा होता है how the temperature is changing when the substance is melting and boiling। कूलिंग कर्व क्या होता है अरहम? It's the graph. It shows the changes of state एंड or कौन how से it टेम्परेचर, keeps changing. कौन से टेम्परेचर स्केल्स शो करता है वो? टेम्परेचर पॉइंट्स कौन कौन से शो करता है कूलिंग कर्व? क्या मतलब? कूलिंग कर्व कौन से टेम्परेचर पॉइंट्स को शो कर रहा होता है? हमारे पास 4 टेम्परेचर पॉइंट्स होते हैं ना। Oh, okay. Melting, freezing, हम्म हम्म evaporation. एवापोरेशन को हम टेम्परेचर पॉइंट में लेंगे। अच्छा, boiling होता है। हाँ जी, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। तो Yeah. कूलिंग कर्व कौन से पॉइंट्स को शो कर रहा होता है? कूलिंग कर्व्स में कौन से टेम्परेचर्स मिलते हैं? Oh, condensation and freezing. एंड उसका ऑपोजिट वो होता है। तो अब उन्होंने ये सेक्शंस के अंदर ना कूलिंग हीटिंग कर्व को एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ये पोटेंशियल एनर्जी एंड सेपरेशन, ये वाला वो पॉइंट होगा आपको अगर याद हो कि आप लोगों ने एक पढ़ा था कि जी सॉलिड टू लिक्विड जो है वो स्टीपर ग्राफ होता है, लिक्विड टू गैस जो है वो लेस स्टीप होता है। एंड उसका रीजन क्या होता था कि सॉलिड टू लिक्विड स्टीपर क्यों होता है? गैस ज़्यादा एनर्जी होती है पार्टिकल्स के बीच क्योंकि में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है लिक्विड्स आर बिगर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, तो इट टेक्स मोर टाइम टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ऑल्सो सॉलिड टू लिक्विड जाते हुए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जस्ट वीक हो रही होती हैं, गैस लिक्विड टू गैस जाते हुए उन्हें कंप्लीटली किस पे आना होता है? जीरो पे आना होता है। दैट इज वाई वो सारे पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंटरनल एनर्जी को उसने डिस्कस किया हुआ है, ये इवेपोरेशन को डिस्कस किया हुआ है, मॉलिक्यूलर एनर्जी,
इंटरनल एनर्जी, ये वाला पोर्शन रहने देना। यहाँ डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम, ये जो है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, ये डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। ये इंटरनल एनर्जी को शो कर रहा था, क्यू जो है हमारे पास जो है वो हीट को, एंड डब्ल्यू जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस को भी हम इंडिकेट करेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, नेगेटिव वर्क डन कब होता है। तो